अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तो खैर आफियत से हैं। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम ने देखा है फिर एक फितना और साजिश रचाई गई है। रज़ाकार फाइल्स नाम से अब हैदराबाद में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारे से अब जो चल रहे, उसको भी ठेस पहुँचाने की और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश की गई है। जो रज़ाकार फाइल्स में इतना झूठ बताया गया है कि मुसलमानों को, इस्लाम को और ख़ुसूसन हैदराबाद के मुसलमानों को रज़ाकारों से जोड़ने की साजिश की गई है। अब 2014 से आप देख रहे हैं कि कैसे हालात पेश आए हैं। या तो मुसलमानों के बादशाहों के नाम को मिटाया जा रहा है या फिर तारीख़ को मिटाया जा रहा। एक अल्लामा इकबाल का जो अशार है उसके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ और ख़ुसूसन ये हैदराबाद की और आवाम से, मुसलमानों से, सारे हिंदुस्तान के हर एक भाई से अपील करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़रूर देखें और हर जगह शेयर करें, ताकि हमारे भाइयों को समझ में आए कि क्या साजिश की जा रही है, किस तरह से हमारे हिंदुस्तान के सेक्युलर फैब्रिक को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ठेस पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तान तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। तो अब ये जो रज़ाकार फाइल्स मूवी के ज़रिए जो हैदराबाद के जो मुसलमानों पर साजिश की गई है, निज़ाम की जो तारीख़ को एक मजहबी मोड़ देने की साजिश की गई है, उसमें मैं आप तमाम को बताना चाहता हूँ कि ये हैदराबाद को जो इंडिया में मिलाया गया, यानी हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था, जैसा कि आप तमाम जानते हैं हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली है अगस्त 15 1947 में, उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे 565 प्रिंसली स्टेट्स तक थे। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स में 3 स्टेट्स को खासकर जाना और पहचाना जाता है। तारीख में भी बहुत कुछ इन 3 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कहा गया है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा अपना हैदराबाद है, तीसरा जूनागढ़ है। तो जम्मू एंड कश्मीर की खासियत ये थी कि वहाँ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुसलमान थे और वहाँ का बादशाह हिंदू हरी सिंह था। और हैदराबाद की जो पॉपुलेशन 85% हिंदू थे, तो वहाँ का बादशाह जो मुसलमान निज़ाम था। अब जूनागढ़ के भी मोहब्बत खान वहाँ के बादशाह थे। तो अब जैसे प्रिंसली स्टेट्स के पास एक ऑप्शन था कि वो लोग हुआ तो पूरा हिंदुस्तान में मिल जाए, या फिर वो लोग एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कर ले। तो एक एक्सेशन था, दूसरा स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट था। तो एक्सेशन के ज़रिए जो ऑप्शन था, निज़ाम नहीं मान रहे थे, अवाम भी ये नहीं चाह रही थी कि या तो हिंदुस्तान में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, इसके बजाय ये इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। तो इंडिपेंडेंट रहने के खातिर ही तो एक एग्रीमेंट साइन की गई थी, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है। 29 नवंबर 1947 को साइन की गई थी, उसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है। तो इससे पहले मैं आप तमाम को बताना चाहता हूँ कि निज़ाम की जो रूलिंग रही है, निज़ाम वन ऑफ द रिचेस्ट, फाइनेस्ट और सक्सेसफुल जो मॉडर्न आर्किटेक्ट कहा जाते हैं, जो हैदराबाद का डेवलपमेंट बताए हैं। तो इसके लिए हैदराबाद पे काफ़ी सारी नज़र थी। 1937 में आज़ादी से पहले फोर्ब्स ने रिचेस्ट मैन हमारे निज़ाम को कहा है। तो निज़ाम ने 85% हिंदूज रहने के बावजूद भी 15% मुसलमानों के रखे इतना बेहतरीन डेवलपमेंट बताया है कि निज़ाम के पास हर किस्म के फैसिलिटीज़ थे। और निज़ाम ने चाइना वार में भी हिंदुस्तान को पूरी तरह से मदद की थी। तो अब ये जो प्रिंसली स्टेट हैदराबाद में आपको पूरे 16 डिस्ट्रिक्ट थे। हैदराबाद के 8 डिस्ट्रिक्ट थे, मराठवाड़ा के 5 डिस्ट्रिक्ट थे और ये कनाडा के 3 डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये पूरे 16 डिस्ट्रिक्ट्स का हैदराबाद कहलाया जाता था। तो हैदराबाद को जब जैसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करके निज़ाम ने इधर पाकिस्तान में, इधर हिंदुस्तान से मिलने से वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, उसको अब ये साजिश की गई कि दोनों तरफ के वायलेशन बताकर एग्रीमेंट के हिंदुस्तान ने निज़ाम को वार्निंग दे दी कि आप बिल्कुल हिंदुस्तान में पूरी तरह से मिल जाए। हालांकि निज़ाम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रह के, जैसे कि उसके अंदर 3 कंडीशंस रहते थे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में, डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में, कम्युनिकेशन में, ये पूरा इंडिया के तरफ रहेंगे और जो डोमेस्टिक है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये निज़ाम के पास रहेगा। तो 1 साल भी नहीं हुआ, गालिबन 1 साल का वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। 10 महीने पहले ही कुछ निज़ाम को वार्निंग दी गई 31 अगस्त 1948 को। फिर उसके बाद में ऑपरेशन पोलो, पुलिस एक्शन के नाम से ये 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक पुलिस एक्शन के नाम से जुल्म ज़्यादती और बर्बरी की गई। रज़ाकार फाइल्स में बताया गया कि मुसलमानों ने
हिंदुओं पे जुल्म ज़्यादती की है, लेकिन आप अगर ये हकीकत जानेंगे कि पुलिस एक्शन में किस तरह से 2 लाख ज़ायद मुसलमान मारे गए, तो ये जवाहरलाल नेहरू खुद एक इंडिपेंडेंट कमिटी डाल के उन्होंने, जो सुंदरलाल पंडित की कमिटी के ज़रिए पूरा उन्होंने कमिटी के ज़रिए विज़िट करवा कर ये पूरे तेलंगाना के जो 16 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें 10 से 9 करीब डिस्ट्रिक्ट जाकर हिंदूस मुस्लिम से मिलकर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये इसके पुलिस एक्शन में मुसलमानों पे खुसूसन जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत की गई। ऐसी जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत आप यकीन मानिए कि सारा इंसानियत शर्मसार हो जाएगा। तो ऐसा जुल्म इस तारीख़ के पन्नों में है। तो मैं हमारे हैदराबाद के नौजवानों से खुसूसन यही चाहता हूँ कि जो दक्कन से लगाव रखते हैं, उन तमाम को चाहिए कि हैदराबाद में आज अगर हम सुकून से आप जा रहे हैं, शवरमा खा रहे हैं या आप बिरयानियाँ खा रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप वहाँ की सिटी में घूम रहे, तो इसके पीछे कई सारे उलमाओं के, दानिशमंद हज़रात के और आपके क़ियादत की कुर्बानियाँ, जमात की कुर्बानियाँ हैं कि आज हमारा हैदराबाद इस तरह से आपको आज़ाद नज़र आ रहा है। वरना ये हैदराबाद पर जो साजिश रही है भगवाधारियों की, ये अब से नहीं, ये आज़ादी से पहले होते हुए आ रहा है। तो ये जो हिंदू महासभा, ये आर्य समाज, ये आरएसएस, जब ऑपरेशन पोलो के जब इनके जो हरकत है, ये एजी नूरानी की किताब में भी द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि सितंबर 13 से लेकर सितंबर 17 तक मुसलसल 5 दिन इतनी जुल्म ज़्यादती हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगा शायद ही, कि क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसी बर्बरियत और ऐसा जुल्म, शैतानियत व हैवानियत थी कि जिसका पूरे हिस्टोरियंस भी कंप्लीट लिख नहीं पाए। समझिए कि आप, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी का तश्कील दिया तो उसमें 20 से 40 हज़ार तक मुसलमान मारे गए ये कहा गया, लेकिन अनऑफिशियली तो 2 लाख से ज़्यादा मेंबरान थे। तो अब जिस तरह से मैंने कहा आपको कि निज़ाम ने जो एक्सेशन फाइनली साइन कर लिया सितंबर 17 को, तो ये जनसंघियों का कहना होता है कि ये लिबरेशन है। ये लिबरेशन नहीं, इंटीग्रेशन है। ये इसलिए इंटीग्रेशन है कि आप जानते हैं कि जैसे रज़ाकार, समझिए कासिम रज़वी यहाँ से भाग गए पाकिस्तान जाकर, वहाँ पे सुकून की मौत वो पाए, लेकिन हमारे जो निज़ाम है, जिनको ये लोग बुरा भला कहते हैं, जो मॉडर्न डेवलपमेंट के आर्किटेक्ट है हैदराबाद के, उनकी जो है सो मौत भी हिंदुस्तान में ही आई और वह हिंदुस्तान छोड़ के भागे नहीं। और हमारे निज़ामुल मुल्क जो मीर उस्मान अली खान है, आपको राज प्रमुख भी थे। तो राज प्रमुख वो कितने साल थे? उनको राज प्रमुख जो बनाया गया वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक वो राज प्रमुख थे। इसलिए हम इनको हमेशा बताते हैं जनसंघियों को कि निज़ामुल मुल्क कोई गद्दार नहीं थे, निज़ामुल मुल्क हिंदुस्तान के साथ में थे। आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो रज़ाकार, ये जो देशमुख और रेड्डी वगैरह कम्युनिस्ट, और ये जो इंडियन आर्मी वगैरह का जो मामला रहा सितंबर 13 से लेकर 17 तक का, वो जानने समझने के लिए आपको बहुत ज़हीन होना पड़ता है। अगर आप जनसंघी हो जाएंगे या फिर आप मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हो जाएंगे तो आपको ये मामला समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन ये जो रज़ाकार फाइल्स बनी है, ये सरासर झूठ की बुनियाद पे, कमर्शियल बुनियाद पे, जैसे आपको हमेशा वो कश्मीरी फाइल्स बोलिए या केरला स्टोरी बोलिए, इसके अंदर यही मकसद था कि मेजॉरिटी को मेजॉरिटी के वोट पाने के लिए, मेजॉरिटी से सियासत करने, उनका पैसा कलेक्शंस पाने के लिए माइनॉरिटी को बुरा भला बताया जा रहा था। बस ये इनका मकसद था। तो मैंने जैसे बताया आपको कि सुंदरलाल कमेटी के अंदर जो नेहरू ने जो कमेटी डाली थी, उसके अंदर कांग्रेस के सीनियर पंडित सुंदरलाल थे, मौलाना अब्दुल्ला मिस्र थे, जर्नलिस्ट काजी अब्दुल गफ्फार थे। ये कमेटी कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके वहाँ पर जाके हालात देखे, हिंदू मुस्लिम सबसे बात किए। तो जो फंडामेंटलिस्ट थे, जिस तरह से जुल्म किए मुस्लिम्स पे, वो पूछिए मत। आप सोचिए, ये जो रज़ाकार मूवी में आपको बताया गया कि 85% हिंदुओं पर 15% रहने वाले मुसलमान किस तरह का जुल्म ज़्यादती करेंगे, आप सोचिए। अब रही बात जो निज़ाम की बादशाहत भी रही, वो इतने हिंदुओं को मिलाकर माइनॉरिटी मुस्लिम्स को रख के इतनी तरक्की बताया उन्होंने हॉस्पिटल्स, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारे रिजर्वायर्स, ऐसा हर चीज़ का डेवलपमेंट उन्होंने बताया कि वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट था निज़ाम का।
तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और मजहब कहाँ से आ गए आप सोचिए। तो इतनी साजिश ये लोग कर रहे हैं। तो जो खुसूसन मुतासिर रहे पुलिस एक्शन में, जो जो इलाकों में लोग ज़्यादा मारे गए, वो औरंगाबाद, बीर, नलगोंडा, मेदक, यहाँ पर गालिबन 5,000 लोग तक मारे गए, जहाँ पर रेप हुए, किडनैप्स हुए। तो ये आर्य समाज का रोल तो काफ़ी है। तो मैं आपको जो बर्बरियत और जो जुल्म ज़्यादती हमारे जो मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज़ पे की गई थी पुलिस एक्शन के दौरान, अब इसके अंदर मिलिट्री का रोल है, इसके अंदर निज़ाम के प्राइवेट आर्मी का रोल है, और रजाकार है, कम्युनिस्ट का टाइम था, और फिर उसके बाद ये रेड्डी देशमुख वगैरह का भी था। तो रजाकार रजाकार जो चीख रही है, जो मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, रजाकार के बाद जो सेकंड कमांडेंट जो होता है वो ये रेड्डी था, जो आपको जिनका नाम देशमुख कुछ है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला था ही नहीं। ये जो रजाकार मूवमेंट, या फिर ये जो तेलंगाना सायुध पोराटम बोलते हैं, जो यानी तेलंगाना आर्म स्ट्रगल जो था, ये ज़मीन के लिए हुआ, ये स्लेवरी के खिलाफ हुआ, ये चाहते थे कि ये जो कैपिटलिस्ट समझिए, या फिर जो ज़मीन थी एग्रीकल्चरल लैंड निज़ाम के पास, उसके अंदर समझिए कि 10% निज़ाम के पास थी, सरफे भूमि कुछ बोलते थे वो, और उसके बाद 60% मुल्की भूमि थी जिसके अंदर टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते। 30 से 40% जो ज़मीन थी ये रेड्डियों के पास, ये दोरलू जो बोलते हैं, पटेल जो पटवारी बोलते हैं, देशमुख, उनके पास थी। तो इनसे काफ़ी सारा मसला रहा करता था यहाँ तेलंगाना की आवाम को। जो कम्युनिस्टों ने, जो रैयतों ने, जिनकी ज़मीन, जो रैयत जो ज़मीन में ज़राअत करता है उसी की ज़मीन है, उसी को हक देना चाहिए, ऐसे वो जो स्ट्रगल शुरू हुआ, ऐसी जब जद्दोजहद और खिलाफत शुरू हुई उतना ही, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का कोई मसला था ही नहीं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की हैवानियत, बर्बरियत और जुल्म ज़्यादती की गई माइनॉरिटीज़ के साथ, कि ख़ास कर वेपन्स जो थे, जो हथियार थे, वो छीन कर अपने मुसलमानों से वो गैर बिरादरी के लोगों को देके जुल्म करवाया जा रहा था, फायरिंग करवाई जा रही थी, खुसूसन मर्दों को चुन चुन के मारा जा रहा था, और जो दाढ़ियाँ काटी जा रही थी। आज वो हैदराबाद की बात मैं कर रहा हूँ, आज आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह चेहरों पे दाढ़ियाँ रखे नौजवान दिखते हैं। वैसे हैदराबाद में एक वक्त ऐसा था कि ऑपरेशन पोलो में, कि दाढ़ियों को पकड़ पकड़ के काटा जा रहा था। ये कौन किए थे, कैसे ज़बरदस्ती मजहब भी तब्दील करवा रहे थे, और जो नारे भी शायद लगवा रहे थे जब के दौर में, तो और ख़ासकर अपनी मुसलमान माँ बहनों को वो टारगेट किया कर रहे थे। ऐसे बौलियाँ पाई गई थी कि बौलियाँ भरकर उसमें लाशें थी, ये लाशों का अंबार था, ढेर था। कहते हैं कि जो आलिम हुफ़्फ़ाज़, कई सारे उलमाए दीन भी उन लटकते हुए पेड़ों पे उनकी लाशें नज़र आई, और कई सारे कुओं में और सारे उनके लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। तो ख़वातीन को किडनैप करना, हामिला ख़वातीन को रेप करना। एक बौली में ऐसे मय्यतें पाए गए कि एक औरत बुरखे में थी और वो अपने बच्चे को ऐसे लपेटी हुई थी। ऐसे ऐसे औरतों को भी कत्ल करके मार दिया। आप जानते हैं कि जंग में औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये कैसी जंग थी जो रज़ाकार फाइल्स में नहीं बताया कि 2 लाख मुसलमानों को मारा गया। तो सोचिए आपके हिस्ट्री को ये लोग कितना मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम का, इस्लाम का गेम ये लोग खेल रहे हैं, कैसे वोट पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, डिविजिव पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन की, रेडिकलाइजेशन की पॉलिटिक्स। आज के इंटरनेट नौजवानों को समझना बेहद ज़रूरी है, वरना ऐसे फिल्म जो केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और रज़ाकार फाइल्स बताकर, ये लोग झूठ बताकर फिर से हिंदू मुस्लिम का फसाद, और फिर से हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, इसको वो लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि इनके साजिशों को समझें। तो मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा था, कुरान की बेहुरमती की जा रही थी। मैं वो हैदराबाद की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको ढेर सारी मस्जिदें दिख रही है। सोचिए कि हमारे आबा व अजदाद की, और जो हमारे बुजुर्गों की, हमारी क़ियादत की, जमात की, बड़ों की, दानिशमंद तबके की क्या कुर्बानियाँ रही होगी, कि आज जाके जो 1948 के बाद आज जो हम 2024 में हैदराबाद देख रहे हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना पुरसुकून वहाँ पे माहौल है। हाँ, अभी भी साजिश हो रही है राजा सिंह वगैरह की शक्ल में कि वहाँ के ठेस पहुँचाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ की हुकूमतें भी, अब जो कांग्रेस आई हुई है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई ये लोगों को मौका नहीं देगी। जब के दौर में जब पुलिस एक्शन था, यकीन मानिए कि इतना लूज हैंड दे दिया गया था कि माइनॉरिटीज़ पे बहुत जुल्म किया जा रहा था। जवान लड़कियों का किडनैप करना, हामिला औरतों को रेप करके मार देना, बच्चों को मार देना, बूढ़ों को, बुजुर्गों को जुल्म करना, और मस्जिदों की तोड़ फोड़, अंदर मूर्तियों को रखा जाना, ये तो इनका एजेंडा ही था। दुकान मकान को आग लगा देना, दुकान का तो उनको बिजनेस ख़त्म कर देना, मकान तो उनका आराम और बेघर करके रोड पे उनको डाल देना, बेहिस कर देना। कई सारे बेवा, 25,000 कुछ बेवा हो गए थे, कई सारे यतीम 10,000 या कुछ यतीम पाए गए थे। तो मैंने बताया उनका टारगेट
स्टेट जो था पुलिस एक्शन में जिस तरह से जुल्म किया गया था मुसलमानों पर, कि ख़ासकर पूरी तरह से तहस नहस करने की साजिश और कोशिश थी। तो लूट मार भी किया गया, ज़िंदा जला दिया गया, और जो मैयतों को भी टुकड़े टुकड़े करके हड्डियाँ उनकी बाहर पड़ी हुई थी जल के राख होकर। तो जबरन मजहब तब्दीली, हैवानियत की हद हर किस्म से पार कर गए थे। बोलियों में, नदी नाले कूचे में, हर जगह सिर्फ मैयतें ही मैयतें थी। 2 लाख का अंबार तो समझिए आपके कैसा होगा। तो ये जो सुंदरलाल कमेटी जब रिपोर्ट देने के लिए इनके पास गई, पटेल साहब के पास, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टाइम भी नहीं दिया। तो जनवरी 3 1949 को खाजी गफ्फार साहब ने एक कॉपी उनको भेज दी, तो उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही वो हिस्ट्री में लिखी हुई है। आप जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये भगवाधारी ये उनके खुदा के जैसा मानते हैं, वही भगवाधार, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के कत्ल के बाद में ये आरएसएस को बैन किया था। ये आरएसएस को उन्होंने 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद में उन्होंने फरवरी 4 1948 को आरएसएस को बैन कर दिया था। फिर उसके बाद में अब गवालकर जाकर पैर हाथ पड़ने के बाद फिर आरएसएस को उन्होंने जुलाई 11 1949 में फिर से आरएसएस को ओपन किया था। तो इसके बाद में ही आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो पुलिस एक्शन में जुल्म ज़्यादती करने के बावजूद भी फिर इसको ओपन किया गया। किसको? आरएसएस को। यानी 1948 में सितंबर 17 को पुलिस एक्शन ख़त्म हुआ, 17 सितंबर को ये इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद हुआ, तो निज़ाम को फिर राज प्रमुख भी दिया गया। अगर निज़ाम बुरे होते, निज़ाम ने गलत किया होता, तो आप सोचिए कि क्यों उनको राज प्रमुख बनाया। सुना है कि उनको कई सारे ग्रांट्स भी दिए गए, उनकी सरफाई ज़मीनें उनको लौटा दी गई, तो ऐसे कई सारे चीज़ें गुजरी हैं। तो उसके बावजूद भी जो तारीख़ को, तहरीक को गलत बताने की जो साजिश है, उसको समझना आज की जनरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर एक मरतबा मैं हैदराबाद के नौजवान पीढ़ी से मैं अपील और गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि आज हम हैदराबाद में जो आराम से रह रहे हैं, जो दक्कन के नाम से जो हम बातें बताते हैं, जो जो चबूतरों पे वगैरह पे बैठ के हम शेखियाँ बगाड़ते हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि हमें हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन के बाद जिस तरह से हम लोग आज हमारे कौम की जो मस्जिदें हों, मदारिस हो या उलमा हो, या फिर जो सुकून से हम दीन में रह रहे हैं, उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ शायद ही हमको देनी पड़ी है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर ये नहीं भूलना है तो हमको तारीख़ याद रखना है। तो जैसे मैं हमेशा अशार कहता हूँ, मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ इसार और क़ुव्वत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ। ना मुझे आरएसएस भगवा से, ना बीजेपी की हुकूमत से, ना कोई जालिम हुक्मरान से डर लगता है। तो आप तमाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हक़ के लिए लड़िए, हक़ के लिए ठहरिए। जो हिंदुस्तान की दस्तूर है, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा है, तो इसके लिए हम, हमारे मुल्क के लिए हम इस 2024 में अपने हक़ को, वोट को सही इस्तेमाल करना है, परसेंटेज को बढ़ाना है और हर किसी को वोट में शुमार होना है। ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम ये तमाम काम अंजाम नहीं देंगे तो 2024 में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जालिम हुक्मरान कैसे जुल्म कर रहे हैं, और कितने साजिशें आप देख रहे हैं कि दस्तूर को मिटाने की, काले काले क़ानून लाने की, और ये जो यूसीसी, एनआरसी, एनपीआर, ये कई सारे चीज़ें आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों से अगर हमको लड़ना है तो हमको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, जमहूरियत में रहना पड़ेगा। और ये जो हमारे बड़ों ने हमको ये सेक्युलरिज़म जो सिखाया है, और जो दीन शरीयत खुद जो कहता है, हमको उस पर चलते हुए हमें ये तमाम चीज़ों का सामना करना है। अब रही बात, मैंने आपको साफ सीधे बताया है कि किस तरह से 2 लाख के करीब हमारे मुसलमानों को शहीद किया गया, या ऑपरेशन पोलो और पुलिस एक्शन में। कई सारी किताबें हैं, एजुन नूरानी की डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद किताब, और कई सारे कम्युनिस्ट की किताबें हैं, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर क्लियर हिस्ट्री मालूम होगी। लेकिन बाकी के सब जो देख रहे हैं आप, ये पूरे एकदम झूठ मूठ, मिलावट और बनावट है, ताकि हिंदू मुस्लिम में फिर से फसाद छिड़े, फिर से हमारे जो सुकून भरे ये जो हैदराबाद आप देख रहे हैं उसके अंदर फिर से तमाशा करने की और ये मजहबी जहर घोलने की साजिश है जनसंघियों की। तो इसको समझते हुए हम तमाम को मुत्तहिद होकर
होकर इन तमाम साजिशों के खिलाफ लड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए कि हम हिस्ट्री अगर हमारी नहीं जानेंगे, हमारे आने वाली नस्लों को नहीं बताएंगे, तो इससे नुकसान होगा। ये क्या होगा कि यही केरला स्टोरी, यही रजाकार फाइल्स, यही कश्मीरी फाइल्स देख के हमारे ही कुछ लोगों में ऐसे भी तैयार हो जा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ हाँ भाई, जब के टाइम में हमारे लोग जुल्म करे होंगे, हाँ भाई जब के टाइम पे ऐसा करे थे शायद होंगे। तो ऐसे झूठ को बताते बताते वो हक में और सच में तब्दील हो जा रहा। तो इसके लिए हमारी भी ये जिम्मेदारी और फ़र्ज़ आइन है कि हम भी हमारे अवाम को, हमारे कौम को, हमारे नौजवानों को बताएं कि ये तमाम झूठ है और इनका मकसद ये सिर्फ ये है कि इस्लाम और मुसलमानों पर साजिश की जाए, मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीज़न बना के रखा जाए, ये इनकी साजिश है। तो इसके लिए, इसको रद्द करने के लिए हमको चाहिए कि हम SC ST दलित भाइयों को, OBC को और हमारे जो भी दस्तूर को चाहने वाले हैं, जमहूरियत को, गंगा जमनी तहजीब को चाहने वाले हैं, इन तमाम को जोड़ते हुए मुत्तहिद होकर हमें आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सादिक शेख को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। अस्सलाम वालेकुम।